चलिए बच्चों, देखिए ये पहले का लिखा हुआ है। इसको पहले का मैं लिखा हुआ क्यों छोड़ रखा हूँ, रीजन होगा। पहला रीजन ये है कि पहले आपका क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं जल्दी से आपको रिवीजन करवाता हूँ। कल क्या पढ़ा थे, एक पराग कोष होते हैं, पराग कोष में दो पाली होती है इसलिए उसे द्विपाली संरचना कहते हैं। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, ठीक। और प्रत्येक कोष्ठ को बोला गया है क्या, लघु बीजाणुधानी। और जब लघु बीजाणुधानी परिपक्व होते हैं तो उसे परागपुटी या पोलन सेक्स कहते हैं। लघु बीजाणुधानी परिपक्व कब होंगे, जब लघु बीजाणुधानी में परागकण भर जाएंगे तब। अब आपके क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पराग कोष में कुल कितने पाली होते हैं। एक पराग कोष में कुल कितने पाली होते हैं, तो हमने देख रखा है क्या, एक पराग कोष में दो पाली होते हैं। तो पहले का आंसर है दो। एक पाली में कितने लघु बीजाणुधानी है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये नहीं कहा कि एक पराग कोष में कितने लघु बीजाणुधानी, ना कि ये कहा एक कोष्ठ में कितने लघु बीजाणुधानी है। कहा क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है। एक पाली में कुल कितने लघु बीजाणु है, तो भैया देखिए ये एक पाली है, इसमें दो कोष्ठ हैं और प्रत्येक कोष्ठ को बोला गया है क्या, लघु बीजाणुधानी। यानी कि एक पाली में जितने कोष्ठ उतने लघु बीजाणुधानी, ठीक। यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा, दो। इसका भी आंसर क्या होगा, दो होगा। इसका भी आंसर क्या था, दो होगा। पराग कोष में, एक पराग कोष में कुल कितने कोष्ठ होते हैं, ये नहीं कहा गया कि एक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं। एक पूरे पराग कोष में कुल कितने कोष्ठ दिख रहे हैं, एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। और प्रत्येक पाली में, जब एक पाली में दो कोष्ठ होंगे और कुल दो पाली होती ही है, तो कितने कोष्ठ दिखे रहे हैं, चार। नहीं समझा, एक पराग कोष था, पराग कोष में दो पाली थी, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ थे। तो इस तरीके से एक पराग कोष में कितने कोष्ठ आ गए, चार। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, चार हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। जिसका जिसका सही हुआ वो बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो रिवीजन करके फिर से उसको ध्यान दे कहाँ पे गलती हो रही है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या हम बोले थे, लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पर्मेंजियसिस। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका देखते हैं क्या। मैं आपको फिर से एक संरचना बना रहा हूं, मैं आपके लिए एक संरचना बना रहा हूं, जिस संरचना को आप बताएंगे क्या है ये संरचना। तो मैं बोला था ये संरचना क्या है, यहां पर ऐसे कुछ रखे थे, ये लघु बीजाणुधानी की संरचना है। और हम लोग पढ़ क्या रहे थे, संरचना और घटना पढ़ रहे थे, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। संरचना बना के घटना का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं, देखिए वहां पिछले लेक्चर में एक चीज छूट गया था, जो पराग कोष होते हैं, जो पाली होती है, जो प्रत्येक पाली होती है वो आपस में जुड़ी होती है। प्रत्येक पाली जो होती है वो आपस में जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, तो संयोजी ऊतक से। जो चारों पाली होती हैं, वो सॉरी जो दो पाली होती हैं, यानी कि जो दो पाली होती हैं वो जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती हैं, संयोजी ऊतक, या फिर इसे कहते हैं योजी ऊतक, या फिर इसे कहते हैं पैरेन्काइमा। हो गया। चलिए अब आते हैं इस पे क्या है, एक लघु बीजाणुधानी। मैं यहाँ पे एक लघु बीजाणुधानी को निकालूंगा और विस्तृत अध्ययन करूंगा उस पर कि देखिए लघु बीजाणुधानी की संरचना देखना था। तो जो लघु बीजाणुधानी थी, इसके बाहर की ये वाली जो परत होती है इसे बोलते हैं बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा। क्लियर है, इसे क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। अब बाह्य त्वचा के अंदर कुछ विशेष संरचना दिख रही होगी, डॉट 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 करके ये संरचना दिख रही होगी। इस संरचना को बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या है, एक कोशिका है। उस विशेष कोशिका का नाम है अधोस्तरीय कोशिका। क्या है, अधोस्तरीय
स्तरीय कोशिका है। क्या नाम है? अधोस्तरीय कोशिका है। और ध्यान दीजिएगा, इसको हटा रहे हैं। अधोस्तरीय कोशिका, यही इसी में से बाद में एक कोशिका फूल जाती है। क्या होती है? अधोस्तरीय कोशिका फूल जाती है। मैं बोलूं तो इसमें अगर मैं देखूं, ये अधोस्तरीय कोशिका थी सभी, मैं कहूंगी इसमें से कुछ कोशिकाएं में से क्या हो गया, एक कोशिका जो हो गई वो क्या हो गई, फूल गई। तो इस फूली हुई कोशिका को, यानी कि अधोस्तरीय कोशिका जो है वो फूल कर बनाएगी क्या? जो अधोस्तरीय कोशिका थी वो फूल कर बनाएगी प्रपस्व कोशिका। क्या बनाएगी? प्रपस्व कोशिका। प्रपस्व कोशिका में होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है उसी के जैसे दो हो जाना। जैसे एक शब्द ए है, अगर इसमें समसूत्री विभाजन हो तो दोनों ए हो जाएंगी। ठीक, ये क्या था? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, समसूत्री विभाजन होगी तो वो दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका और प्राथमिक वित्तीय कोशिका। देखिए, प्रपस्व कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ तो वो दो कोशिका में बढ़ गई, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। दूसरा है प्राथमिक वित्तीय कोशिका। जो प्राथमिक बीज, देखिए क्या दिखा रहे हैं चित्र में, देखिए संरचना और घटना देखना है। मैं इसलिए हेडिंग डाल रखा हूं, संरचना और क्या देखना है, घटना देखना है। ये संरचना बना दिया हूं, ये क्या है? घटना है। तो क्या बोल रहा था कि जो बाह्य त्वचा के अंदर होता है, क्या? अधोस्तरीय कोशिका। बाह्य त्वचा के अंदर एक विशेष कोशिका होती है जिसे बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका फूलकर प्रपस्व कोशिका का निर्माण करती है। प्रपस्व कोशिका में समसूत्री विभाजन होकर दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। एक को बोलेंगे प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, ये केंद्र की ओर होगा। ठीक, और एक दूसरे को बोलेंगे प्राथमिक वित्तीय कोशिका, जो परिधि यानी कि इसे बोल सकते हैं किनारे की ओर होगा। देखिए ये प्रपस्व कोशिका थी। इस संरचना को मैं क्या करूंगा, अब इसमें समसूत्री विभाजन हो, यानी कि यह हट गया। इस प्रपस्व कोशिका में समसूत्री विभाजन हो तो दो कोशिका बना ली, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक, अब देखेंगे क्या कि जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका, इसमें से कौन सा कहेंगे? जो परिधि यानी कि किनारे की ओर है, ये बोलेंगे क्या? प्राथमिक वित्तीय कोशिका। जो केंद्र की ओर जा रही है, यानी कि ये, इसे बोलेंगे क्या? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। अब देखिए, प्राथमिक वित्तीय कोशिका कई स्तरों का निर्माण करेगी, यानी कि ये, अगर मैं इस संरचना को यहां पर देखता हूं, इस संरचना को मैं यहां पर देखता हूं, इस वाले में देखता हूं, केवल इसको। ठीक, तो ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका कई स्तरों का निर्माण करती है। कितने स्तरों का निर्माण करती है? भैया पहले लिख लीजिएगा, स्तर का निर्माण करती है। स्तर का निर्माण करेगी। तो पहला बाह्य, तो एक स्तर पहले से है बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा के अंदर जो स्तर का निर्माण करेगी वो कहां निर्माण करेगी? बाह्य त्वचा के अंदर। इस बाह्य त्वचा के अंदर पहले जो स्तर का निर्माण होगा उसे बोलेंगे अंतस्थीसियम। और इस अंतस्थीसियम के अंदर एक और स्तर का निर्माण होगा। इस स्तर को बोलेंगे, इसके अंदर एक और स्तर का निर्माण होगा जिसे बोलेंगे मध्य परत। और मध्य परत के अंदर एक और स्तर का निर्माण होगा, यानी कि इसके भी अंदर एक और परत का निर्माण होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस परत का नाम है टेपिटम। क्या है? टेपिटम है। और बच्चे देखिए, ये तीन स्तर का निर्माण कर ली, लेकिन इसके अंदर पहले से क्या है? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका की नहीं, इसके अंदर पहले से है कि नहीं? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहां पर है? टेपिटम के
अंदर क्या है, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका पहले से ही कहां पर है, टेपिटम के अंदर। यही प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका जो होगी वो विभाजन करेगी। ये क्या करेगी, इधर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है, चलिए उधर दिख रहा है तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं। प्राथमिक बीजाणु जनक जो होगी वो क्या करेगी, वो विभाजन करेगी। विभाजन करके प्राथमिक बीजाणु जनक ऊतक का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, प्राथमिक बीजाणु जनक ऊतक का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, प्राथमिक बीजाणु जनक ऊतक का निर्माण करेगी। अब देखिए, प्राथमिक बीजाणु जनक ऊतक का निर्माण करेगी। अब इसमें हम कुछ एक बार आपको रिवीजन करते हैं, फिर कुछ चीजें आपको बताएंगे। पहला, चलिए रिवीजन करते हैं कि बाह्य त्वचा पहले से थी। किसके बाहर, जो क्या देख रहे थे, लघु बीजाणुधानी के बाहर बाह्य त्वचा पहले से थी। उस बाह्य त्वचा के अंदर क्या था, अधोस्तरीय कोशिका थी जो फूलकर प्रपस्व कोशिका का निर्माण कर रही थी। प्रपस्व कोशिका में समसूत्री विभाजन होकर दो कोशिका बनाई, एक प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका जो केंद्र की ओर चली जा रही थी, एक प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो परिधि की ओर आ जा रही थी। और प्राथमिक वित्तीय कोशिका कई स्तर का निर्माण करती है। बाहर वाले स्तर को अंतःस्थिसियम, लेकिन ये बाह्य स्तर जो बाहर वाले स्तर होती है वो बाह्य त्वचा के अंदर होती है, और उसके अंदर मध्य परत होती है, और उसके अंदर टेपिटम परत होती है। अब इनके तीनों के मैं काम अभी बता रहा हूं। अब उसके बाद टेपिटम के अंदर हम देख रहे हैं क्या, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका जो पहले से मौजूद है उसमें विभाजन होगा। विभाजन होकर प्राथमिक बीजाणुजनक ऊतक का निर्माण करेगी। अब सभी का फटाफट हम काम देख लेते हैं। ये अंतःस्थिसियम काम कब करेगी, ये जो कार्य करेगी पराग कोश के स्फुटन के समय, परागकोश के स्फुटन के समय, यानी कि परागकोश के फूटने के समय ये काम करेगी। मध्य स्तर जो होगी, मध्य स्तर जो होगी वो मध्य स्तर, ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, ठीक है। जो मध्य स्तर है वो थोड़ा बहुत प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका को क्या करेगी, पोषण देगी। यानी कि इसको क्या करेगी, इसको थोड़ा बहुत पोषण प्रदान करेगी। कौन, मध्य परत जो होगी, उधर जगह नहीं है मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं। मध्य परत क्या होगी, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका को क्या करेगी, पोषण प्रदान करेगी। और बच्चे टेपिटम का जो है वो टेपिटम जो है इसको पूरी तरीके से पोषण देता है। और टेपिटम का बहुत सारा काम होता है जिसको हर एक जगह पर टेपिटम का कार्य बताया जाएगा आपको, ठीक। जैसे पेट, अभी यहाँ पे बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। टेपिटम कैलोज का स्तर को तोड़ देती है। आप कहोगे ये क्या है, कैलोज स्तर से कैलोज टेपिटम जो होता है वो कैलेज स्तर, कैलेज एंजाइम स्रावित करेगा जो कैलेज स्तर को तोड़ देगी। तो ये यहाँ पे नहीं समझ में आने वाला टेपिटम के कार्य, तो हम आगे देखेंगे टेपिटम के कार्य। अगर मैं आपसे बोलूं कि बीजाणुजनक ऊतक कितने स्तर से गिरा हुआ है, पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन, इसको हटा के यहां पे लिखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, प्राथमिक बीजाणुजनक ऊतक। भैया ये प्राथमिक बीजाणुजनक ऊतक, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। जो प्राथमिक बीजाणु जनक ऊतक है वह कितने स्तर से घिरा है। दूसरा प्रश्न, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो होती है, सॉरी अगला क्वेश्चन जो था वो प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो थी, क्या थी, प्राथमिक वित्तीय कोशिका कितने स्तर का निर्माण करती है।
हो सके तो अस्तर का नाम बता दीजिएगा। ठीक, अब हो गया। इसके बाद हम आगे मिलते हैं। आगे के आपको पहले से बता दें, आगे आपको पढ़ाएंगे लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे हुआ है।